नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक मर्डर केस की। इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अतीक के जो फ्लैट है, जो एक ऑफिस बताया जा रहा है, उसका राज भी अभी तक खुला नहीं है कि वहाँ पर खून और तमाम चीज़ें कैसे आई। इसकी जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो असद से संबंधित आ रहे हैं। दरअसल ये पता चला है कि असद जब मौके पर पहुंचा था तो उसने मंकी कैप नहीं लगाई थी। उसको कहा गया था लगा ले ताकि उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन वो ये चाहता था कि उसकी पहचान हो, लोग उसको पहचाने। तंसीम हैदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तंसीम भाई, 10 सेकंड के अंदर 34 गोलियां मारी गई, ये भी एक अपडेट सामने आया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेकिन जो पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है वो साफ साफ क्लियर हो गया, जगाना पिस्टल थी। अब ऐसे में जो अतीक के ऑफिस से जो तमाम चीज़ें मिली हैं उसका राज अभी तक खुला नहीं है, क्या है? देखिए चिराग, इन्वेस्टिगेशंस के अलग अलग पहलू हैं। एक इन्वेस्टिगेशन ये चल रहा है कि अतीक और अशरफ का जो मर्डर हुआ, उन मर्डर करने वालों के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है उनका। ये तो पता चल गया कि वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे। ये पता चल गया कि उनके पास पिस्टल्स थे, जगाना के पिस्टल्स थे, एक कट्टा था, माइक आईडी थी, कैमरा था, आई कार्ड था। अब एक ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो रिक्रिएशंस वगैरह आज किए हैं पुलिस ने, वो इन्वेस्टिगेशन, बल्कि इन्वेस्टिगेशन नहीं उसको बोलेंगे कि एक जांच जो मजिस्ट्रेट करते हैं, वो एनकाउंटर की जांच चल रही है जो असद और गुलाम का एनकाउंटर पुलिस ने किया था। तो एक दूसरी जांच ये हो गई। तीसरी जांच जो पुलिस की चल रही है, एसटीएफ की, वो जांच ये चल रही है कि इस केस में जितने भी एब्सकॉन्डेड क्रिमिनल हैं, जो फ़रार हैं, इनामी लोग हैं और आरोपी हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड्स और वो जारी हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अतीक और अशरफ के मर्डर करने वालों पे। तो अभी एक ताज़ा खुलासा बता दूं मैं आपको कि उसमें पता ये चला है कि जब ये तीनों होटल में दाखिल हुए थे तो इनके पास एक पिट्ठू बैग था। इनके पास कैमरे, माइक या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये होटल मैनेजर ने पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी है। बाद में जब नेक्स्ट डे उसने देखा इन लोगों को तो इनके पास माइक, कैमरे वगैरह और आई कार्ड वाई कार्ड इन्होंने गले में लटका रखे थे। तो ये माना जा रहा है कि कोई जो लोकल असिस्टेंस मिला है, कोई लोकल व्यक्ति ऐसा है जो इन तीनों के पीछे था, जिसने इनको ये सारी चीज़ें, कैमरा और ये माइक। लेकिन ये बात कितनी लॉजिकल है? क्योंकि यूजुअली जब हम होटल में जाते हैं तो कोई ऐसा कोई मैनेजर तो आपका सामान तो देखेगा नहीं, उसको कैसे पता कि हमारे बैग में क्या है क्या नहीं है? दूसरा, अगर कोई बंदा आता तो सीसीटीवी में कैद होता कहीं ना कहीं। वो बता रहे जिस तरीके से कैमरे का शेप था, वो कैमरा उसमें फिट इन आसानी से नहीं हो सकता इस छोटे बैग में। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि वो बाद में लाया गया, कोई देखे गया इन लोगों को। और एक चीज़ और इसमें खुलासा हुआ है कि ये लोग किसी चौथे के फ़ोन से पाँचवें छठे लोगों के संपर्क में थे, यानी कोई इन्हें निर्देश दे रहा था। यानी कि इनके पास डायरेक्ट फ़ोन नहीं थे कि अपने फ़ोन से किसी से बात करें, वो किसी और के फ़ोन से किसी और से आगे बात कर रहे थे, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। तो अभी तक इनके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को और ये जानकारी मिली है। और जहाँ तक दूसरी इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, दूसरे इन्वेस्टिगेशन में जो एसटीएफ है उसने जो परीक्षा जो जगह है जहाँ पे असद का और गुलाम का एनकाउंटर किया गया था, वहाँ पे पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहाँ पे क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, रिक्रिएशन किया है उसका, और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कराई है बाकायदा। तो वो एक जांच का एक अलग हिस्सा है। उसके अलावा जो तीसरा, पुलिस की टीमें जो हैं, पुलिस की करीब 11 टीमें इसमें शाइस्ता की तलाश में अलग अलग जगहों पे रेड कर रही हैं। जो ताज़ा जानकारी मिली थी पुलिस को, ये जानकारी मिली थी कि शाइस्ता जो है वो प्रयागराज में ही मौजूद है और अशरफ की पत्नी के साथ है। तो अब अशरफ की पत्नी ज़ैनब के साथ है वो, तो लेकिन पुलिस को रेड में फ़िलहाल वो अभी नहीं हासिल हुई। अब जहाँ तक उसके घर की बात करें, जो ब्लड मिला है, खून मिला है, चाकू मिला है और केक, वो बड़ा रहस्यमय तरीके से एकदम वो मिला है। चाकू भी चिराग जैसे सब्ज़ी काटने का चाकू होता है उस तरह तरीके का चाकू है।
तो उसमें मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट डे पुलिस ने वहाँ पे जांच पड़ताल की थी तो वहाँ कोई ऐसे ब्लड स्टेन्स वगैरह नहीं मिले थे पुलिस को। लेकिन दोबारा जब रिपोर्टर और पुलिस मौका मुआयने पे पहुँचे वहाँ पे तो उन्हें वहाँ ब्लड और वो मिला। उसके बाद हल्ला मच गया कि ब्लड कहाँ से आया। अब उसके इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पार्ट हैं कि ब्लड कहाँ से आया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, झगड़ा हो गया, या किसी ने अपनी नस काट ली, या किसी ने वहाँ आके मर्डर करने की कोशिश की। नहीं तो वहाँ का एक्सेस था किसी का भी, कोई भी जा सकता था? वो खुला रहता था, 3-4 दरवाजे उसके खुले पड़े रहते थे, वो बंद नहीं था, वो टूटे हुए दरवाजे थे उसके, तो वो खुला रहता था। अबेंडेंड जिसे बोलते हैं उस तरीके का घर था वो। और वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ तत्व जो होते हैं वहाँ पे नशेड़ी और इस कदर उस टाइप के, उन्होंने कुछ मुर्गा टाइप का चीज़ काट दी वो ला के वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि द ब्लड टाइप ऑफ, मतलब आई मीन किस तरह का ब्लड है, वो इंसानी खून है या जानवर का किसी का खून है। तो वो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन संदिग्ध है क्योंकि कपड़े वपड़े में ब्लड लगा हुआ मिला है वहाँ पे। लेकिन ब्लड किसी का होना बड़ी अजीब सी बात होती है, मतलब समझ में नहीं आता। और इस फैमिली से जुड़ा हुआ कोई शख्स वहाँ पे होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चीज़ होगी। किसी आसपास के ही एक पुलिस चौकी का एरिया पड़ता है करबला, वहाँ पे करीब 400 मीटर दूर है वहाँ से। बताते हैं वहाँ आसपास बहुत नशेड़ी और इस कदर इस तरह के लोग रहते हैं जो वैगाबंड टाइप के लोग हैं। तो ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 2 इन्वेस्टिगेशन पैरेलल चल रहे हैं पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के। चिराग, उसमें पहला जो इन्वेस्टिगेशन है शाइस्ता ज़ैनब गुड्डू मुस्लिम की तलाश करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी पे है यूपीएसटी ऑफ यूपी पुलिस के। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन, एक सवाल उठता है कि ये लोग क्यों पुलिस के समक्ष नहीं आ रहे, जानते हुए कि बहुत ज़्यादा लीगल बैटल ये नहीं लड़ सकते, या ये कहा जाए कि कानून में ऐसा स्कोप नहीं है, क्योंकि या तो आपके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया जाएगा, आपको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। ये तमाम बातें जानते हुए, जानने के बावजूद ये लोग क्यों नहीं? चिराग, इनका प्रॉपर्टीज़ इनकी अटैच हो चुकी हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है हाथ में। इनके घर के लोग जेल में हैं या मारे जा चुके हैं, इनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब इनकी, जैसे कि आज एक आयशा है जो अतीक की बहन, उसकी बेटी ने भी अपनी एक सरेंडर करने की याचिका दाखिल की थी, जिस पे कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से जवाब मांगा है। वो मेरठ में रहती थी, तो उसने उसमें 26 तारीख को सुनवाई होनी है। तो मुझे लग रहा है एप्लीकेशंस अभी इनकी आ रही हैं, शुरू कर रहे हैं ये सरेंडर करना। जाहिर सी बात है कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं, लिखा पढ़ी में सरेंडर करना चाहते हैं, चूँकि जिस तरीके का माहौल डर का बना हुआ है। आपने कहा एक बात कि अब बचा कुछ नहीं है खोने के लिए, अब तो सब खो चुका है। अभी भी ये कहा जाता है कि 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और कई सालों तक राज किया, कई सालों तक प्रॉपर्टी ग्रैब की, खरीदी, बेची, बांटी। सोशल वर्क भी अपने टाइम में खूब किया होगा क्योंकि 5 बार के एमएलए रहा था थी। तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वो टच में है शाइस्ता, कई अपने परिवार के भरोसेमंद लोगों के टच में है, उनको प्रॉपर्टी के पेपर दिए गए हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेनामी हैं, उनको बता दिया गया है इस सेंस में कि ठीक है, जब मैं आऊँगी बाहर, या मतलब ये मेरे टच में रहनी चाहिए सारी चीज़ें, कोई चीज़ नुकसान ना हो जाए, मेरे हाथ से चली ना जाए। चिराग, जो 2 चीज़ें होती हैं, एक चल संपत्ति कहलाती है, एक अचल संपत्ति कहलाती है। चल संपत्ति जो होती है वो आपको नज़र आती है, अचल संपत्ति नज़र नहीं आती है। चल संपत्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, उसमें कुड़की हो चुकी है, उसके ज़ब्त की जा चुकी है। अचल संपत्ति का जहाँ तक सवाल है, उसका हिसाब ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। 1000 या 1 लाख करोड़ हो, उसका ना तुम्हारे पास हिसाब है, ना किसी पुलिस के पास, ना सरकार के पास। एक एलिगेशंस हैं वो कि भाई इतने 1000 करोड़ की हो सकती है। ऑफ कोर्स कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे पैसे रखे गए होंगे, कई फॉर्म में रखे गए होंगे, जेवर के फॉर्म में रखे गए होंगे, ज्वेलरी के फॉर्म में रखे गए होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई इतने 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद रहा अतीक अहमद, उसके विदेश में भी खाते हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय या शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी तक जो सामने था वो उसको पुलिस ख़त्म कर चुकी है, उसको सरकार ख़त्म कर चुकी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर चुका है। अब कुछ छुपा हुआ है जिसकी पर्दादारी है, तो जाहिर है उसको पुलिस करेगी। लेकिन
लेकिन फ़िलहाल इनके पास खोने के लिए मेरा मतलब ये था कि परिवार में कुछ नहीं बचा। जैसा कि आप कल देख रहे थे, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पे खड़े होकर बोला कि माफियाओं का ये हाल हुआ है कि उनके ऊपर 2 आंसू बहाने वाले भी नहीं बचे हैं, और ये फैक्ट है। आप देखिए, अगर असद को देखें, असद अपने घर का सबसे चहीता बेटा था और सबसे करीबी, सबसे नज़दीक अपने माँ और पिता के था वो, तो उसके बावजूद उसकी माँ और बाप दोनों ही उसके जो दफनाया गया उसमें शरीक नहीं हो सके, उसे आखिरी बार नहीं देख पाए। आतिक का मर्डर हो गया, वाइफ उसकी उसको नहीं देख पाई। अशरफ का मर्डर हो गया, उसकी वाइफ से नहीं देख पाई। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सब कुछ ख़त्म हो गया, परिवार ख़त्म। मेन परिवार के जो लोग थे वो अब ख़त्म हो गए, बाकी जेल में। 2 बच्चे वो उसके वहाँ पे होम में, रिमांड होम में। तो कहने का मतलब ये कि सब कुछ ख़त्म। हाँ, कुछ अचल संपत्तियाँ हो सकती हैं, वो बाद में आएंगी, नाना चाचा ताऊ दादा दादी उस टाइप की हाँ, भी हो उस सकता है तरह कुछ ना कुछ। नहीं उस तरह वहाँ के तक मैंने पहुँचे। उस तरह के लोग हैं, लेकिन अब अतीक की तरह वो बड़े धनाढ़ लोग हैं ऐसा नहीं है। वो अपने जैसे खेती किसानी जैसे लोग हैं, उस तरीके के लोग हैं, उसके नाना वगैरह वो, लेकिन उसकी तरह माफिया और लैंड ग्रैबिंग कर रखी हो, बहुत पैसा कमा रखा हो, उस तरीके के लोग नहीं हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इनको मेरा अपना जो रहा एक्सपीरियंस कि इसमें कोशिश इस बात की हो रही है कि किसी तरह किसी ऐसी जगह पे सरेंडर किया जाए कि जान को ख़तरा ना हो, जैसा कि डर बना हुआ है। और ख़ासकर जो मेन एक्यूज़्ड हैं इसमें बड़े, तो जैसे एक अर्ज़ी आई है उसकी आपके सरेंडर की, तो उसका और भी अर्ज़ियाँ आए हैं सरेंडर की या फिर गिरफ़्तारी हो जाए। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जो UPSTF के ऑफिसर हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम शाइस्ता को गिरफ़्तार कर लेंगे। नहीं, लेकिन शाइस्ता का इतने देर तक छिपे रहने का मकसद क्या हो सकता है? हाँ चिराग, ये बात ज़रूर खटकती है कि आखिर जब वो अच्छा उसने सब देखा हुआ है, उसको पता है कि कैसे माफियागिरी होती, कैसे उसी घर में रही, उसने सब देखा है। वो अशरफ और सब एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग, तो उनको पता है। लेकिन उसका गायब हो जाना, उसका फ़रार हो जाना अपने आप में बड़े ताज्जुब की बात है। आमतौर पे ऐसे मामलों में सबसे पहले ख़ासकर ऐसी महिला अभियुक्त जो होती है वो सरेंडर कर देती है, क्योंकि उसे कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है उसको कि भाई महिला है और चलो जो भी जिस तरीके से भी इसका इन्वॉल्वमेंट आया उसमें, तो लेकिन उसका ना आना अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है, शक पैदा करता है। और ये भी शक पैदा करता है कि भाई वो ज़िंदा भी है या नहीं। ये भी एक बड़ा शक पैदा करता है कि अगर होती तो कहीं ना कहीं नज़र आती, कब्रिस्तान में नज़र आती, बेटे की लाश पे नज़र आती, पति के शव के पास आती। इस बात में कितना दम है कि इद्दत जैसे कई बार होती है मुस्लिम महिलाएं करती हैं, ये करती हैं, मतलब कई बार क्या हमेशा ही करती हैं? नहीं, हमेशा होता है। इद्दत एक प्रोसेस है, उसमें 21 दिन से लेके 41 दिन का ऐसे ही वक्त होता है जिसमें महिलाएं अब किसी पुरुष के सामने नहीं आती, घर में रहती और एक पर्टिकुलर स्पेस में अपना उनका खाना पीना रहता है। तो हो सकता है कि वो उस रूल को फॉलो कर रही हो अपने इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, लेकिन जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि अभी वो शरीयत की चीज़ों को फॉलो कर रही होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा नहीं होगा अभी। तो ये कि उसकी सब कुछ शिराज़ा बिखरा हुआ है, तो उसको समेटने के लिए कैसे बचाया जाए अपने आप को, उसकी कोशिशें होंगी बजाय इसके कि इद्दत को फॉलो किया जाए। ये भी हो सकता है कि आपने ठीक कहा कि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि भाई अपने कानून से बचना है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है जो बेनामी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको भी ठिकाने लगाने की कवायद चल रही है। देखिए, जो मरता क्या नहीं करता वाली कहावत है कि जिसको लग रहा होगा कि हम कुछ हाथ में बचा नहीं है, जो कुछ बचा है वही बचा लो, क्योंकि अभी बच्चे हैं बचे हुए और केस चल रहे हैं, तमाम जेल जाने के बाद पीछे कैसे क्या होगा। तो कोशिशें तो इंसान करता है हर तरीके की। आप देखिए ना, किसी के इनकम टैक्स की रेड होती है तो देखा लोग नोटों के बंडल उड़ाने लगते हैं, कोई नोटों के बंडल कुएं में डाल देता है, तो कोई वो ड्रेन की उसमें डाल देता है, तो कोई पानी की टंकी में डाल देता है। क्या है इसका मतलब? वो आदमी बचने की कोशिश करता है, किसी तरह हम निकल जाएं इस मुसीबत से बाहर।
तो ये लोग भी अपनी कोशिशें कर रहे होंगे कि अगर पैसे होंगे तो उसको कहीं छुपा दिया जाए, किसी के पास बकाया हैं तो उसको भाई संभाल के रखना, या कोई ज़मीन के कागजात हैं तो उसको कहीं ठिकाने लगा दो, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, लोग कर रहे होंगे इसको। लेकिन शाइस्ता का ना आना इतने दिनों तक कानून के सामने, पुलिस के सामने, ये बात बहुत चौंकाने वाली है और इस पर थॉरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि शी इज़ अलाइव और नॉट, और अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो क्या हुआ, या वो कहाँ है। तो ये अपने लोगों में बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर। बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने, ये पता लगना चाहिए कि दरअसल वो है कहाँ है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता, जो और इसमें शूटर्स हैं वो पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, लोग सरेंडर करते हैं, कब तक छिपे रहते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो आने वाले वक्त में पुलिस के सामने भी होंगे। हालांकि पुलिस का तो दावा है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ेगी, लेकिन अभी हालात ऐसे लगते नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफिक लीड्स नहीं है पुलिस के पास जिसके बेसिस पर इनको अरेस्ट किया जा सके। बहरहाल ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।